की शुरुआत होती है उसी होलो अर्थ से, जहां हम देखते हैं कि कोंग के पीछे कई सारे विशाल भेड़िए जैसे दिखने वाले खतरनाक शिकारी जीव पड़ जाते हैं। ये कोई आम जानवर नहीं होते, बल्कि बेहद खतरनाक और तेज शिकारी होते हैं जो हमेशा झुंड बनाकर अपने शिकार पर हमला करते हैं। कोंग उन्हें देखकर तेजी से भागने लगता है। वो पहाड़ों और घने जंगलों के बीच से निकलता हुआ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक गहरी खाई आ जाती है, जहां आगे का रास्ता पूरी तरह खत्म हो जाता है। अब कोंग वहीं रुक जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसके पास लड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। पीछे से सारे विशाल भेड़िए उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी कोंग अपने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाता है और पूरी ताकत से उन भेड़ियों की तरफ फेंक देता है। पत्थर इतनी जबरदस्त ताकत से जमीन पर गिरता है कि वहां की जमीन फट जाती है और उसके नीचे एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। उसी गड्ढे में गिरकर कुछ भेड़िए वहीं मारे जाते हैं। ये देखकर बाकी भेड़िए और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कोंग की तरफ हमला करने के लिए बढ़ने लगते हैं। अब कोंग गुस्से में आकर जमीन पर पड़े एक मरे हुए भेड़िए को उठाता है, फिर एक खतरनाक दहाड़ के साथ उसे दोनों हाथों से पकड़कर खींचता है और एक ही झटके में उसके 2 टुकड़े कर देता है। ये डरावना नज़ारा देखकर बाकी सारे भेड़िए दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद कोंग अपने शिकार को लेकर वापस अपनी गुफा की तरफ जाता है। वहां पहुंचकर वो उस भेड़िए का मांस खाने लगता है, लेकिन तभी उसके दांत में तेज दर्द उठता है। कोंग गुस्से में खाना छोड़ देता है और परेशान होकर बैठ जाता है। कोंग की हालत देखकर मोनार्क टीम समझ जाती है कि उसके दांत में इन्फेक्शन हो चुका है। इसलिए इलेन तुरंत ट्रैपर को बुलाती है, जो टाइटन्स का डॉक्टर होता है। ट्रैपर कोंग के पास पहुंचकर उसका खराब दांत निकालता है और उसकी जगह एक नया मजबूत नकली दांत लगा देता है। इलाज के दौरान कोंग काफी परेशान होता है, लेकिन जिया उसे शांत रहने का इशारा करती है। जिया को देखकर कोंग खुद को संभाल लेता है और नया दांत लगते ही उसकी तकलीफ काफी कम हो जाती है। अब हम देखते हैं मोनार्क की रिसर्च टीम को, जहां डॉक्टर इलेन एंड्रूज एक इंटरव्यू में बताती है कि हम अब तक होलो अर्थ का सिर्फ 5% हिस्सा ही मैप कर पाए हैं। इसी दौरान इलेन ये भी बताती है कि समुद्र की गहराइयों में गोडजिला मौजूद है, जो अब भी दुनिया में आने वाले हर खतरे पर नजर रखता है। तभी हमें इटली के रोम शहर दिखाया जाता है, जहां पर अचानक स्काइला नाम की एक विशाल टाइटन स्पाइडर हमला कर देती है। उसके भारी पैर शहर के बीचों बीच गिरते हैं और लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन इस हमले की भनक धरती के रक्षक घोड़जिला को लग जाती है। कुछ ही देर में घोड़जिला समुद्र से बाहर निकलता है और एक जोरदार दहाड़ के साथ स्काइला स्पाइडर की तरफ बढ़ता है। स्काइला भी उसे देखकर अपने जबड़े और टेंटिकल्स फैलाकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और उनके बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। घोड़जिला स्काइला को उठाकर इमारतों पर पटक देता है और फिर उसके ऊपर चढ़कर उसे दबाने लगता है, लेकिन स्काइला अपने टेंटिकल्स से घोड़जिला का मुंह जकड़ लेती है ताकि वो अपनी न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल न कर सके। कुछ देर के लिए घोड़जिला फंस जाता है, लेकिन फिर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर रेडिएशन वाली पावर छोड़ता है और स्काइला को वहीं खत्म कर देता है। स्काइला के मरते ही रोम शहर में फैली दहशत शांत हो जाती है, लेकिन घोड़जिला वहां से जाता नहीं। वो आगे बढ़कर कोलोसियम के अंदर चला जाता है और वहीं जाकर आराम करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं जिया को, जो अपनी क्लास में बैठी होती है। अचानक उसे अजीब अजीब विजन दिखाई देने लगते हैं। वो घबरा जाती है और अपनी कॉपी पर कुछ रहस्यमयी चित्र बनाने लगती है। टीचर को लगता है कि जिया के साथ कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, इसलिए वो इसकी शिकायत डॉक्टर इलेन से करती है। लेकिन इलेन जब जिया की बनाई हुई ड्राइंग देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि ये कोई आम चित्र नहीं है। ठीक उसी समय मोनार्क के होलो अर्थ आउटपोस्ट में भी अजीब घटना शुरू हो जाती है। वहां लगे सिस्टम अचानक खराब होने लगते हैं। मशीनें अपने आप बंद होने लगती हैं और कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मच जाती है। मोनार्क टीम को पहली बार होलो अर्थ के अंदर से ऐसा अजीब सिग्नल मिलता है जो सीधे जिया के विजन से जुड़ा हुआ लगता है। इलेन समझ जाती है कि जिया के विजन और होलो अर्थ में हो रही हलचल दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उधर रात के समय घोड़जिला को फिर से दिखाया जाता है।
जो रोम के कोलोसियम में गहरी नींद में सो रहा होता है। असल में वो सिर्फ आराम नहीं बल्कि अपनी एनर्जी बचा रहा होता है, क्योंकि उसे भी महसूस हो चुका होता है कि धरती के अंदर कोई बड़ा खतरा जागने वाला है। रात में इलेन जिया के बनाए हुए निशानों को ध्यान से देखती है। उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि ये सिर्फ एक बच्ची की ड्राइंग नहीं है, बल्कि होलो अर्थ से आया हुआ कोई सिग्नल है। और यही से इलेन को भी एहसास हो जाता है कि दुनिया पर कोई खतरनाक खतरा आने वाला है। इसके बाद गोडजिला अचानक कोलोसियम से उठता है और रोम शहर को छोड़कर समुद्र की तरफ बढ़ने लगता है। मोनार्क की टीम उसकी हर मूव में ट्रैक कर रही होती है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि गोडजिला अब कहाँ जा रहा है। कुछ ही समय बाद गोडजिला फ्रांस के एक न्यूक्लियर प्लांट के पास पहुंचकर वो प्लांट पर हमला कर देता है और अंदर मौजूद रेडिएशन को अपने अंदर खींचने लगता है। मोनार्क टीम ये देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि गोडजिला ऐसा तभी करता है जब उसे अपनी ताकत बढ़ानी होती है। इलेन और पूरी मोनार्क टीम समझ जाती है कि गोडजिला किसी बड़े खतरे की तैयारी कर रहा है। अब कहानी फिर से कोंग पर आती है, जो होलो अर्थ के अंदर अपने जैसे किसी और की तलाश में आगे बढ़ रहा होता है। चलते चलते उसे जमीन के अंदर एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई देता है। कोंग उस गड्ढे के पास जाकर अंदर झांकता है, तभी नीचे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कोंग बिना डरे उस गड्ढे के अंदर उतर जाता है। नीचे पहुंचकर उसे होलो अर्थ का एक ऐसा हिस्सा दिखाई देता है जिसे मोनार्क ने अब तक कभी मैप नहीं किया था। ये जगह पहले से ज्यादा अंधेरी और खतरनाक होती है। चारों तरफ पुराने कंकाल, टूटे हुए पत्थर और अजीब अजीब निशान दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ बहुत पहले कोई बड़ी लड़ाई हुई हो। कोंग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, तभी अचानक उसे सामने से एक बहुत बड़ी परछाई अपनी तरफ आती दिखाई देती है। कोंग तुरंत अलर्ट हो जाता है, क्योंकि वो परछाई देखने में किसी विशाल ऐप जैसी लग रही होती है। लेकिन जैसे जैसे वो परछाई पास आती है, उसका आकार छोटा होता जाता है और फिर कोंग के सामने एक छोटा ऐप आकर रुकता है। ये छोटा ऐप सुको होता है। पहले तो कोंग उसे देखकर शांत रहता है, लेकिन सुको अचानक हिम्मत दिखाकर कोंग पर झपटता है और उसके हाथ पर काटने की कोशिश करता है। कोंग उसे आसानी से पकड़ लेता है, लेकिन मारता नहीं। तभी अचानक वहाँ कुछ बड़े बड़े ऐप्स आ जाते हैं और कोंग पर हमला कर देते हैं। कोंग पहले उन्हें रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि पहली बार उसे अपने जैसे जीव दिखाई दे रहे होते हैं। लेकिन जब वो लगातार उस पर हमला करते हैं, तो कोंग भी गुस्से में आ जाता है और एक एक करके उन्हें जमीन पर पटकने लगता है। इसी दौरान सुको भी कोंग के चेहरे पर कूदकर उसे परेशान करने लगता है, लेकिन कोंग उसे पकड़ लेता है और उसी को हथियार की तरह इस्तेमाल करके बाकी एप्स को दूर फेंकने लगता है। लड़ाई के बीच एक बड़ा एप नीचे खाई में गिरने लगता है। कोंग उसे पकड़कर बचा लेता है, जैसे वो उसे मारना नहीं चाहता, लेकिन वो ऐप बचते ही फिर से कोंग पर हमला कर देता है। ये देखकर कोंग समझ जाता है कि ये लोग उसे अपना नहीं मानते। अब कोंग मजबूर होकर उस ऐप को भी खत्म कर देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद कोंग सुको को पकड़कर अपने सामने लाता है और उसे इशारे से कहता है कि वो उसे उस जगह तक ले जाए जहां से ये सारे ऐप्स आए थे। सुको पहले मना करता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन कोंग की दहाड़ सुनकर वो डर जाता है और आगे आगे रास्ता दिखाने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद वो कोंग को एक नदी के पास ले आता है। दरअसल इसके पीछे सुको की चाल होती है। सुको जानबूझकर नदी में उतरता है और आराम से पानी पीने लगता है, ताकि कोंग को लगे कि यहाँ कोई खतरा नहीं है। फिर वो कोंग की तरफ देखता है और उसे भी इशारे से अंदर आने के लिए बुलाता है। कोंग कुछ पल उसे देखता है। उसे सुको की हरकत थोड़ी अजीब लगती है और खतरे का एहसास भी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो नदी में उतर जाता है और सुको तिरछी नजर से उसे देख रहा होता है। कोंग पानी से अपना सर धोने लगता है, तभी अचानक नदी के नीचे तेज हलचल शुरू हो जाती है। अगले ही पल एक विशाल ड्रैगन पानी से बाहर निकलता है और पूरी ताकत से कोंग पर हमला कर देता है। सुको तुरंत पीछे हट जाता है, क्योंकि उसका यही असली प्लान था। उसे लगता है कि अब ये ड्रैगन कोंग को खत्म कर देगा और वो आसानी से बचकर निकल जाएगा। ड्रैगन अपनी लंबी पूंछ से कोंग को जकड़ लेता है और उसे पानी के अंदर खींचने की कोशिश करता है। कोंग कुछ देर तक उससे जूझता है, उस खतरनाक ड्रैगन से पूरी ताकत से लड़ाई करता है। उधर सुको जंगल में भाग रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने कोंग की कुल्हाड़ी आकर गिरती है,
सुको ये देखकर डर के मारे पीछे हट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि जिस कोंग को वो फंसाने लाया था, लेकिन कोंग इस ड्रैगन से भी ज्यादा खतरनाक निकला। कोंग अपना हथियार उठाता है और सुको को गुस्से से देखता है। इसके बाद कोंग उस मरे हुए ड्रैगन का मांस खाने लगता है। वो देखता है कि सुको भूखा है, इसलिए वो मांस का एक टुकड़ा तोड़कर उसकी तरफ फेंक देता है। पहले तो सुको डर जाता है, लेकिन फिर वो टुकड़ा उठाकर खाने लगता है। यही से सुको को पहली बार एहसास होता है कि कोंग बाकी एप्स जैसा नहीं है। वो ताकतवर जरूर है, लेकिन बेवजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। दूसरी तरफ इलेन जिया के विजन और होलो अर्थ से आ रहे सिग्नल को लेकर परेशान होती है। वो समझ जाती है कि अब इस सिग्नल का पता लगाना जरूरी है, इसीलिए इलेन ट्रैपर नाम के एक टाइटन डॉक्टर से मिलने जाती है। ट्रैपर वही आदमी होता है जिसने पहले कोंग का दांत ठीक किया था और वो टाइटन्स के बारे में काफी अच्छे से जानता है। इलेन उसे जिया के विजन और होलो अर्थ से आ रहे सिग्नल के बारे में बताती है। ट्रैपर ये सब सुनकर कहता है कि अगर ये सिग्नल सच में होलो अर्थ से आ रहा है तो वहाँ कुछ बहुत बड़ा छुपा हुआ है। अब इलेन फैसला करती है कि वो खुद होलो अर्थ के अंदर जाकर इस सिग्नल का पता लगाएगी। इस मिशन में उसके साथ जिया, ट्रैपर और बर्नी भी शामिल होते हैं। बर्नी को टाइटन से जुड़ी चीजों में काफी जानकारी पहले से होती है। वो इस मिशन पर जाने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। इसके बाद सभी लोग मोनार्क की फ्लाइंग व्हीकल्स में बैठकर होलो अर्थ के अंदर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद टीम होलो अर्थ के अंदर पहुंच जाती है। वहां का नज़ारा पहले जैसा खूबसूरत नहीं, बल्कि काफी डरावना और सुनसान होता है। जैसे ही वो मोनार्क के आउटपोस्ट तक पहुंचते हैं, वहां का पूरा बेस तबाह मिलता है। चारों तरफ मशीनें टूटी हुई होती हैं, दीवारों पर बड़े बड़े पंजों के निशान होते हैं और वहां मौजूद लोगों का कोई नामो निशान नहीं होता। ये सब देखकर इलेन समझ जाती है कि यहाँ कोई बहुत बड़ा हमला हुआ है। तभी जिया को फिर से वही सिग्नल महसूस होने लगता है। वो बिना कुछ बोले एक दिशा में देखने लगती है। इलेन समझ जाती है कि जिया जिस चीज को महसूस कर रही है वही उन्हें इस सिग्नल के असली सोर्स तक ले जा सकती है। अब पूरी टीम जिया के इशारे पर आगे बढ़ने लगती है। उधर दूसरी तरफ कोंग सुको को साथ लेकर उस अंधेरी दुनिया में आगे बढ़ रहा होता है। रास्ते में सुको बार बार भागने की कोशिश करता है, लेकिन कोंग उसे पकड़कर वापस अपने साथ ले आता है। धीरे धीरे कोंग को एहसास होने लगता है कि सुको सिर्फ एक चालाक बच्चा नहीं है, बल्कि वो इस जगह के अंदर रहने वाले बाकी एप्स के बारे में भी बहुत कुछ जानता है। कुछ देर बाद सुको कोंग को एक ऊंची जगह पर लेकर जाता है, जहां से नीचे का पूरा इलाका साफ दिखाई देता है। कोंग नीचे देखता है तो उसके सामने एक ऐसी जगह होती है जहां कई सारे विशाल एप्स मजदूरों की तरह काम कर रहे होते हैं। कोंग ये देखकर हैरान रह जाता है। उसे पहली बार अपनी ही प्रजाति के इतने सारे जीव दिखाई देते हैं। कोंग समझ जाता है कि ये लोग आजाद नहीं हैं, इनको किसी खतरनाक जीव ने बंदी बनाया हुआ है। तभी दूर से एक खतरनाक दहाड़ सुनाई देती है और उसी दहाड़ के साथ वहां एंट्री होती है स्कार किंग की। स्कार किंग को देखते ही वहां मौजूद सारे एप्स डरकर चुप हो जाते हैं। उसके हाथ में हड्डी से बना एक लंबा हथियार होता है और उसके चेहरे पर ऐसा घमंड दिखाई देता है जैसे वो इस पूरी जगह का मालिक हो। कोंग उसे देखते ही समझ जाता है कि स्कार किंग ने ही इन सारे एप्स को कैदी बनाकर रखा हुआ है। स्कार किंग धीरे धीरे कोंग के पास आता है और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। फिर उसकी नज़र कोंग के नए दांत पर जाती है। वो उस दांत को देखकर हंसने लगता है, जैसे वो कोंग का मजाक उड़ा रहा हो। ये देखकर कोंग को गुस्सा आ जाता है। कुछ पल दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं। फिर अचानक स्कार किंग अपने लोगों को इशारा करता है और उसके इशारे पर कई एप्स कोंग पर टूट पड़ते हैं। कोंग भी पीछे नहीं हटता, वो एक एक करके उन सबको जमीन पर पटकने लगता है। कोंग की ताकत देखकर वहां मौजूद बाकी एप्स भी हैरान रह जाते हैं, लेकिन तभी स्कार किंग खुद आगे आता है और अपने हथियार से कोंग पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। कोंग ताकत में स्कार किंग पर भारी पड़ता है और उसे पीछे धकेलने लगता है, लेकिन स्कार किंग सीधी ताकत से नहीं, चालाकी से लड़ता है। वो बार बार अपने हथियार और अपनी फुर्ती की मदद से कोंग को रोकने की कोशिश करता है। लड़ाई के दौरान कोंग स्कार किंग को पकड़कर नीचे पटक देता है। पहली बार स्कार किंग के चेहरे पर डर दिखाई देता है, लेकिन तभी स्कार किंग अपनी असली चाल चलता है। वो अपने पास मौजूद क्रिस्टल वाली चाबुक को एक्टिव करता है। जैसे ही वो चाबुक घुमाता है, पूरा इलाका कांपने लगता है और वहाँ की हवा बर्फ जैसी ठंडी होने लगती है।
कुछ ही पल में अंधेरे से एक विशाल बर्फीला टाइटन बाहर आता है जिसका नाम शिमो होता है। शिमो के आते ही आसपास की जमीन जमने लगती है। उसे देखकर कोंग भी कुछ पल के लिए रुक जाता है क्योंकि शिमो आकार में बहुत बड़ा और बेहद खतरनाक होता है। कोंग जल्दी समझ जाता है कि शिमो अपनी मर्जी से नहीं लड़ रहा, बल्कि स्कार किंग उसे उस क्रिस्टल वाली चाबुक से कंट्रोल कर रहा है। स्कार किंग शिमो को कोंग पर हमला करने का आदेश देता है। शिमो तुरंत अपनी बर्फीली सांस से कोंग पर वार करता है। कोंग खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उस हमले से उसका हाथ बुरी तरह जमने लगता है। कोंग दर्द में पीछे हटता है। उसका हाथ लगभग बेकार हो चुका होता है और अब वो पहले जैसी ताकत से लड़ भी नहीं पा रहा होता। सुको ये सब देखकर डर जाता है, लेकिन इस बार वो कोंग को छोड़कर भागता नहीं। वो कोंग को वहां से निकलने का रास्ता दिखाता है। कोंग किसी तरह खुद को संभालता है और सुको के साथ वहां से भाग निकलता है। कोंग की कुल्हाड़ी भी वहीं छूट जाती है जिसे स्कार किंग ले लेता है। स्कार किंग उन्हें जाते हुए देखता है और गुस्से में दहाड़ता है और अपनी एप्स की सेना को उसके पीछे भेजता है। उधर दूसरी तरफ इलेन, जिया, ट्रैपर और बर्नी उस रहस्यमयी सिग्नल का पीछा करते हुए होलो अर्थ के और भी अंदर बढ़ रहे होते हैं। चारों तरफ घना जंगल होता है और हर कदम पर उन्हें ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। तभी अचानक उनके सामने जमीन के नीचे से पेड़ की जड़ों जैसा एक खतरनाक जीव बाहर निकलता है और टीम पर हमला कर देता है। सब लोग घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। ट्रैपर तुरंत अपनी गन से उस जीव पर वार करता है और किसी तरह सभी लोग वहां से बचकर आगे निकल जाते हैं। लेकिन अब सबको समझ आ जाता है कि ये जगह बाहर से जितनी खूबसूरत दिखती है, अंदर से उतनी ही खतरनाक है। कुछ दूर आगे जाने के बाद जिया अचानक रुक जाती है। उसे फिर से वही सिग्नल महसूस होने लगता है। वो बिना कुछ बोले एक तरफ बढ़ने लगती है। इलेन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जिया के चेहरे पर ऐसा भरोसा होता है जैसे वो जानती हो कि उसे कहाँ जाना है। इलेन भी उसकी बात मानकर उसके पीछे चलने लगती है। आगे जाकर उन्हें एक पुरानी दीवार दिखाई देती है जिस पर अजीब अजीब निशान बने होते हैं। ये वही निशान होते हैं जो जिया अपने विजन में देखती आ रही थी। जिया उन्हें देखते ही समझ जाती है कि उसका इस जगह से कोई गहरा कनेक्शन है। तभी उन्हें दीवार पर एक चमकती हुई परत दिखाई देती है। ट्रैपर उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे छूता है उसमें से बिजली जैसी चमक निकलती है। जिया धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उस परत को अपने हाथ से छूती है। उसके छूते ही वो परत खुलने लगती है और उनके सामने एक छुपी हुई दुनिया दिखाई देती है। ये होलो अर्थ के अंदर मौजूद एक गुप्त सभ्यता होती है। वहां रहने वाले लोग इंसानों जैसे दिखते हैं, लेकिन वो बोलकर बात नहीं करते। वो एक दूसरे से मन के जरिए जुड़े होते हैं। ये वही ईवी ट्राइब होती है जिससे जिया का रिश्ता जुड़ा हुआ था। इलेन ये सब देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसे लगता था कि स्कल आइलैंड के लोग खत्म हो चुके हैं। तभी ईवी ट्राइब की क्वीन वहां आती है। वो जिया को देखकर शांत रहती है, जैसे वो पहले से जानती हो कि जिया एक दिन यहाँ जरूर आएगी। क्वीन जिया को उस क्रिस्टल वाले मंदिर के अंदर ले जाती है जहाँ दीवारों पर बहुत पुरानी भविष्यवाणी बनी होती है। इलेन, ट्रैपर और बर्नी भी उनके पीछे पीछे अंदर जाते हैं। उन निशानों में साफ दिखाया गया होता है कि जब स्कार किंग और शिमो दोबारा आजाद होने की कोशिश करेंगे, तब ईवी ट्राइब की आखिरी बची हुई बच्ची एक पुराने रक्षक को जगाएगी। इलेन उन निशानों को देखकर समझती है कि ये रक्षक कोई और नहीं बल्कि मोथरा है। ईवी ट्राइब के लोग जिया को उसी जगह ले जाते हैं जहां मोथरा की ऊर्जा सालों से छुपी हुई होती है। जिया जैसे ही उस क्रिस्टल को छूती है, पूरे मंदिर में तेज रोशनी फैल जाती है। जमीन कांपने लगती है और आसमान से चमकती हुई रोशनी नीचे उतरने लगती है। कुछ ही पल बाद उसी रोशनी के बीच मोथरा जाग जाती है। मोथरा को देखकर इलेन, ट्रैपर और बर्नी हैरान रह जाते हैं। जिया समझ जाती है कि उसे जो विजन्स आ रहे थे वो मोथरा को जगाने का संकेत भी थे। अब ईवी ट्राइब को उम्मीद मिल जाती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि स्कार किंग और शिमो जैसे खतरे को रोकने के लिए सिर्फ कोंग नहीं बल्कि गोडजिला और मोथरा की मदद भी जरूरी होगी। इलेन को यह भी पता चलता है कि शिमो कोई बुरी टाइटन नहीं है। स्कार किंग उसे दर्द देकर और अपने क्रिस्टल वाली चाबुक से कंट्रोल करता है। ये सुनकर जिया का चेहरा उदास हो जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जैसे कोंग अकेला था,
वैसे ही शिमो भी कैद में है। उसी समय कोंग भी घायल हालत में सुको के साथ ईवी लोगों के पास पहुंच जाता है। जिया जैसे ही कोंग को देखती है वो घबरा जाती है और तुरंत उसके पास भागती है। कोंग का हाथ बुरी तरह जम चुका होता है और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। जिया इशारों में उससे पूछती है कि ये सब किसने किया। कोंग अपनी तरफ से उसे समझाने की कोशिश करता है कि नीचे स्कार किंग नाम का एक खतरनाक ऐप है जिसके पास शिमो जैसी भयानक ताकत है। इलेन, ट्रैपर और बर्नी ये सब देखकर समझ जाते हैं कि अब खतरा सिर्फ होलो अर्थ तक सीमित नहीं रहा। ट्रैपर तुरंत कोंग के हाथ का इलाज करने की तैयारी करता है। वो बताता है कि कोंग का हाथ बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है और अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो कोंग लड़ने लायक नहीं बचेगा। इसके बाद ट्रैपर मोनार्क की मदद से कोंग के लिए एक बड़ा सा मैकेनिकल ग्लव तैयार करता है। ये ग्लव कोंग के घायल हाथ को सपोर्ट भी देता है और उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा भी देता है। जैसे ही ये ग्लव कोंग के हाथ में लगाया जाता है उसे तेज दर्द होता है। जिया उसे शांत रहने का इशारा करती है। कोंग जिया की तरफ देखता है और खुद को संभाल लेता है। कुछ ही देर बाद कोंग अपना नया हाथ जमीन पर मारकर देखता है। जमीन कांप उठती है। कोंग को समझ आ जाता है कि अब वो फिर से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन तभी सुको घबराया हुआ इशारा करता है। वो बताता है कि स्कार किंग शिमो और अपनी सेना के साथ इसी तरफ आ रहा है। अब इलेन समझ जाती है कि उन्हें सिर्फ बचना नहीं बल्कि स्कार किंग को रोकना होगा, क्योंकि अगर वो होलो अर्थ से बाहर निकल गया तो धरती की सतह पर ऐसी तबाही मचेगी जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। उधर दूसरी तरफ गोडजिला को दिखाया जाता है जो फ्रांस के न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन सोखने के बाद अब और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है। लेकिन गोडजिला यही नहीं रुकता, क्योंकि उसे पता होता है कि आने वाला खतरा इतना बड़ा है कि सिर्फ इतनी ताकत काफी नहीं होगी। अब गोडजिला समुद्र के रास्ते आर्कटिक ओशन की तरफ बढ़ने लगता है। मोनार्क की टीम उसकी हर मूवमेंट ट्रैक कर रही होती है और समझ जाती है कि गोडजिला किसी खास टाइटन के इलाके की तरफ जा रहा है। ये इलाका टियामट नाम की एक खतरनाक टाइटन का होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा रेडिएशन और एनर्जी मौजूद होती है। कुछ ही समय बाद गोडजिला उस बर्फीले इलाके में पहुंच जाता है। पानी के अंदर टियामट को उसकी मौजूदगी का एहसास हो जाता है और वो तुरंत गोडजिला पर हमला कर देती है। टियामट अपनी लंबी बॉडी से गोडजिला को जकड़ने की कोशिश करती है। कुछ देर के लिए वो गोडजिला को पानी के अंदर दबा भी देती है, लेकिन इस बार गोडजिला पहले से कहीं ज्यादा एग्रेसिव होता है। वो पूरी ताकत लगाकर टियामट की पकड़ तोड़ता है और उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच पानी के अंदर भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन गोडजिला टियामट को ज्यादा देर टिकने नहीं देता। आखिरकार गोडजिला अपनी रेडिएशन वाली पावर का इस्तेमाल करता है और टियामट को वहीं खत्म कर देता है। टियामट के मरते ही गोडजिला उसके इलाके में मौजूद रेडिएशन को अपने अंदर खींचने लगता है। धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी पहले से ज्यादा चमकने लगती है। अब गोडजिला पूरी तरह सुपरचार्ज हो चुका होता है। उधर होलो अर्थ में कोंग, जिया, इलेन, ट्रैपर और बर्नी को पता चल चुका होता है कि स्कार किंग अपनी सेना और शिमो को लेकर ईवी ट्राइब की तरफ बढ़ रहा है। इलेन समझ जाती है कि अगर स्कार किंग यहाँ से बाहर निकल गया तो वो धरती की सतह तक पहुंच जाएगा और अगर उसके साथ शिमो भी रही तो पूरी दुनिया बर्फ और तबाही में बदल सकती है। जिया कोंग को इशारों में समझाती है कि इस लड़ाई में उसे गोडजिला की मदद चाहिए होगी। कोंग पहले उसकी बात सुनकर रुक जाता है, क्योंकि कोंग और गोडजिला के बीच पुरानी दुश्मनी रह चुकी होती है। लेकिन जिया उसे समझाती है कि इस बार लड़ाई गोडजिला से नहीं बल्कि स्कार किंग से है। कोंग भी समझ जाता है कि शिमो और स्कार किंग को अकेले रोकना उसके लिए आसान नहीं होगा, इसलिए वो फैसला करता है कि उसे गोडजिला को होलो अर्थ में लाना ही पड़ेगा। इसके बाद कोंग एक्सिस पॉइंट की तरफ बढ़ता है और वहां से धरती की सतह पर जाने के लिए छलांग लगा देता है। कुछ ही पल बाद कोंग इजिप्ट में धरती की सतह पर बाहर निकलता है। उसके सामने दूर से गोडजिला भी आता हुआ दिखाई देता है, जो अब पूरी तरह सुपरचार्ज हो चुका होता है। कोंग गोडजिला को देखकर उसे रोकने और समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गोडजिला उसे देखते ही भड़क जाता है। गोडजिला को लगता है कि कोंग फिर से लड़ाई के लिए आया है। अगले ही पल गोडजिला पूरी ताकत से कोंग पर हमला कर देता है। कोंग खुद को बचाने की कोशिश करता है और उसे होलो अर्थ की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन गोडजिला उसकी बात समझने को तैयार नहीं होता। गोडजिला कोंग को पकड़कर जोरदार तरीके से जमीन पर पटक देता है। अब कोंग समझ जाता है कि बिना जवाब दिए गोडजिला शांत नहीं होगा।
वो अपने नए मैकेनिकल ग्लव का इस्तेमाल करता है और गॉडजिला के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है। इस पंच से गॉडजिला कुछ पल के लिए पीछे हट जाता है, लेकिन उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर चार्ज करता है और कोंग पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। कोंग किसी तरह पिरामिडों के बीच भागकर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गॉडजिला लगातार उस पर भारी पड़ने लगता है। तभी आसमान से मोथरा की एंट्री होती है। मोथरा दोनों के बीच आकर उन्हें रोक देती है। उसकी मौजूदगी से गॉडजिला भी कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। जिया भी मोथरा के साथ वहां पहुंचती है और गॉडजिला को समझाने की कोशिश करती है कि असली खतरा कोंग नहीं बल्कि स्कार किंग है। गॉडजिला भी अब समझ जाता है कि कोंग उससे लड़ने नहीं बल्कि मदद मांगने आया है। अब दोनों की दुश्मनी कुछ पल के लिए खत्म हो जाती है, क्योंकि सामने खतरा उनसे भी बड़ा होता है। इसके बाद कोंग, गॉडजिला और मोथरा वापस होलो अर्थ की तरफ बढ़ते हैं ताकि स्कार किंग और शिमो को रोका जा सके। उधर होलो अर्थ में स्कार किंग अपनी सेना के साथ ईवी ट्राइब के इलाके तक पहुंच चुका होता है। उसके साथ शिमो भी होती है, जिसे वो अपनी क्रिस्टल वाली चाबुक से कंट्रोल कर रहा होता है। स्कार किंग ईवी ट्राइब की दुनिया को देखकर खुश होता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अब वो इस रास्ते से धरती की सतह तक पहुंच सकता है। ईवी ट्राइब के लोग अपनी जगह को बचाने के लिए एक पुरानी मशीनरी और क्रिस्टल सिस्टम को एक्टिव करने लगते हैं। बर्नी समझाता है कि ये सिस्टम कुछ समय के लिए ग्रेविटी को बदल सकता है ताकि स्कार किंग को रोका जा सके, लेकिन स्कार किंग शिमो को आदेश देता है और शिमो अपनी बर्फीली सांस से उस क्रिस्टल सिस्टम को जमाने लगती है। अब सबकी उम्मीद टूटने लगती है। तभी पोर्टल से कोंग, गॉडजिला और मोथरा की एंट्री होती है। स्कार किंग अपनी क्रिस्टल वाली चाबुक घुमाकर कोंग पर हमला करता है, लेकिन इस बार कोंग पहले जैसा कमजोर नहीं होता। उसके हाथ में मोनार्क का नया ग्लव होता है। कोंग स्कार किंग के हर वार को रोकता है और फिर एक जोरदार पंच मारकर उसे पीछे फेंक देता है। उधर शिमो गॉडजिला पर अपनी बर्फीली सांस छोड़ती है। गॉडजिला कुछ पल के लिए जमने लगता है, लेकिन अब वो पूरी तरह सुपरचार्ज हो चुका होता है। वो अपनी पूरी रेडिएशन पावर छोड़ता है और खुद को उस बर्फ से आजाद कर लेता है। दोनों तरफ भयंकर टक्कर चल रही होती है, लेकिन तभी ईवी ट्राइब का क्रिस्टल सिस्टम पूरी तरह एक्टिव हो जाता है और पूरे इलाके की ग्रेविटी बदलने लगती है। अचानक वहां मौजूद बड़े बड़े पत्थर, टूटे हुए टुकड़े और मशीनों के हिस्से हवा में उठने लगते हैं। कुछ ही पल में कोंग, गॉडजिला, स्कार किंग और शिमो भी हवा में तैरने लगते हैं, लेकिन लड़ाई रुकती नहीं। हवा में ही कोंग स्कार किंग से भिड़ जाता है और गॉडजिला शिमो को रोकने की कोशिश करता है। स्कार किंग इस बदली हुई ग्रेविटी का फायदा उठाकर कोंग पर वार करता है, लेकिन कोंग भी पूरी ताकत से उसका जवाब देता है। उधर इलेन, जिया, ट्रैपर और बर्नी की फ्लाइंग व्हीकल भी कंट्रोल खोने लगती है। व्हीकल हवा में घूमने लगती है और नीचे गिरने वाली होती है। तभी मोथरा तेजी से आती है और अपने पंखों की मदद से उनकी व्हीकल को संभाल लेती है। इलेन और जिया बच जाते हैं, लेकिन अब हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो चुके होते हैं। इसी बीच स्कार किंग मौका देखकर एग्जिट पॉइंट की तरफ भागता है। उसका मकसद साफ होता है, वो होलो अर्थ से निकलकर धरती की सतह पर जाना चाहता है। स्कार किंग शिमो को अपने साथ लेकर पोर्टल में कूद जाता है। कोंग उसे रोकने के लिए उसके पीछे कूदता है और गॉडजिला भी बिना देर किए उसी पोर्टल में घुस जाता है। अगले ही पल स्कार किंग, शिमो, कोंग और गॉडजिला सभी धरती की सतह पर आ गिरते हैं। अब लड़ाई होलो अर्थ से निकलकर इंसानों की दुनिया में पहुंच चुकी होती है। ये जगह होती है ब्राजील का शहर रियो डी जेनेरो, जहां ऊंची ऊंची इमारतों, सड़कों और भागते हुए लोगों के बीच अचानक टाइटन्स की ये भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। स्कार किंग पहली बार इंसानों की दुनिया को देखता है। उसके चेहरे पर खुशी दिखाई देती है, जैसे उसे अपना नया राज्य मिल गया हो। वो अपनी क्रिस्टल वाली चाबुक से शिमो को दर्द देकर कंट्रोल करता है और उसे रियो शहर पर हमला करने का आदेश देता है। शिमो मजबूरी में अपनी बर्फीली सांस छोड़ती है, जिससे इमारतें जमने लगती हैं और पूरा शहर बर्फ में बदलने लगता है। लेकिन तभी कोंग आगे आता है और स्कार किंग को एक जोरदार पंच मारता है। पंच इतना ताकतवर होता है कि स्कार किंग का एक बड़ा दांत टूटकर जमीन पर गिर जाता है। कोंग उस टूटे हुए दांत को देखकर हल्का सा रुकता है, जैसे उसे अपना पुराना दांत याद आ गया हो। फिर वो गुस्से में स्कार किंग की तरफ बढ़ता है
उधर गोडजिला शिमो से लड़ रहा होता है। शिमो आकार में बहुत बड़ी होती है और उसकी बर्फीली पावर गोडजिला को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गोडजिला अब अपने सबसे खतरनाक रूप में आ चुका होता है। वो अपनी सुपरचार्ज पावर से शिमो पर हमला करता है और उसे पीछे धकेल देता है, लेकिन स्कार किंग फिर से अपनी चाबुक घुमाता है और शिमो को दर्द देकर कोंग पर हमला करवाता है। शिमो कोंग को अपने जबड़ों में पकड़कर इमारतों के बीच घसीटने लगती है। कोंग पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन शिमो बहुत ताकतवर होती है। तभी गोडजिला शिमो पर वार करता है और कोंग को मौका मिल जाता है। कोंग खुद को छुड़ाकर जमीन पर गिरता है और तुरंत उठकर स्कार किंग की तरफ भागता है। स्कार किंग अपनी चाबुक से फिर हमला करने वाला होता है, लेकिन इस बार कोंग का ध्यान उस क्रिस्टल पर होता है जिससे वो शिमो को कंट्रोल कर रहा होता है। कोंग उस क्रिस्टल को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन स्कार किंग चालाकी से पीछे हट जाता है। तभी सुको भी वहां पहुंच जाता है। उसके हाथ में कोंग की कुल्हाड़ी होती है जो होलो अर्थ में पीछे रह गई थी। सुको पूरी हिम्मत लगाकर कुल्हाड़ी कोंग की तरफ फेंकता है। कोंग कुल्हाड़ी पकड़ता है और बिना समय गवाए स्कार किंग की क्रिस्टल चाबुक पर जोरदार वार करता है। वार इतना तेज होता है कि क्रिस्टल टूट जाता है। क्रिस्टल टूटते ही शिमो पर स्कार किंग का कंट्रोल खत्म होने लगता है। शिमो पहली बार अपनी मर्जी से सांस लेती है और दर्द से आजाद होकर स्कार किंग की तरफ देखती है। स्कार किंग समझ जाता है कि अब उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके हाथ से निकल चुकी है। वो गुस्से में सुको को पकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटकने की कोशिश करता है, लेकिन कोंग तुरंत आगे बढ़ता है और स्कार किंग को पकड़कर दूर फेंक देता है। अब कोंग और गोडजिला दोनों स्कार किंग के सामने खड़े होते हैं। स्कार किंग पीछे हटता है, गोडजिला जोरदार दहाड़ लगाता है और शिमो उसकी तरफ देखती है। अब शिमो समझ चुकी होती है कि असली दुश्मन कौन है। शिमो अपनी बर्फीली सांस सीधे स्कार किंग पर छोड़ती है। कुछ ही सेकंड में स्कार किंग पूरी तरह बर्फ में जम जाता है। कोंग आगे बढ़ता है, उसे पकड़ता है और पूरी ताकत से जमीन पर पटक देता है। स्कार किंग बर्फ के टुकड़ों की तरह टूटकर खत्म हो जाता है। शिमो अब आजाद हो चुकी होती है, लेकिन उसके हमले की वजह से रियो शहर और आसपास का इलाका बर्फ में जमने लगता है। अगर ये ठंड फैलती रहती तो पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकती थी। तभी गोडजिला आगे आता है और अपनी सुपरचार्ज पावर से उस बर्फीली तबाही को रोकना शुरू करता है। उसकी रेडिएशन वाली ताकत धीरे धीरे शिमो की फैलाई हुई ठंड को खत्म करने लगती है और रियो शहर फिर से सामान्य होने लगता है। इसके बाद गोडजिला कुछ पल कोंग और शिमो को देखता है। अब उसे समझ आ जाता है कि असली खतरा खत्म हो चुका है। वो एक जोरदार दहाड़ लगाता है और फिर समुद्र की तरफ बढ़ जाता है, जैसे धरती का ये रक्षक अगला खतरा आने तक फिर से गहराइयों में लौट रहा हो। मोथरा भी धीरे धीरे वापस होलो अर्थ की तरफ चली जाती है और ईवी ट्राइब अपनी छुपी हुई दुनिया को फिर से बंद कर देती है ताकि वो बाहरी दुनिया से सुरक्षित रह सके। उधर कोंग, सुको और शिमो के साथ वापस होलो अर्थ में लौटता है। इस बार कोंग अकेला नहीं होता। जिस होलो अर्थ में वो अब तक अपने लोगों को ढूंढता फिर रहा था, उसी जगह अब उसे अपनी प्रजाति, अपना परिवार और अपना असली राज्य मिल चुका होता है। इधर इलेन जिया को गले लगा लेती है। जिया को अपने लोगों की पहचान जरूर मिल गई थी, लेकिन इलेन के लिए वो आज भी उसकी बेटी ही थी। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।